स्टूडेंट्स, और आप लोगों का अभी तक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जो आप लोग प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर आधारित यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल और अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, जो इसके पहले एग्जामिनेशन से पूछे जा चुके हैं। और ये न्यूमेरिकल्स करने के साथ-साथ आप लोगों को थोड़े आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। तो आइए, न्यूमेरिकल क्या है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सॉरी, मैंने न्यूमेरिकल बोला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप जितने भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, मैक्सिमम एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित है। और इसीलिए यहाँ पर भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूँ। वो सारे क्वेश्चंस जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, और खासकर डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम में। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, वो है, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपके सामने है प्रश्न कि एक लड़का, ए बॉय जम्प्स ए बॉय जम्प्स ए रूफ फ्रॉम ए रूफ हैविंग 10 kg weight on his head. How much weight of he feels on his head? यहाँ पे प्रश्न क्या है कि एक लड़का 10 किलोग्राम का भार लेकर छत से कूदता है, और उसे सिर पर कितना भार महसूस होगा। उसे अपने सिर पर कितना भार महसूस होगा, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है 10 केजी से अधिक, ऑप्शन नंबर बी है 10 केजी से कम, ऑप्शन नंबर सी है 0, और ऑप्शन नंबर डी है 10 केजी के बराबर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सोचने के लिए मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय देता हूँ, और फिर मैं इसके बाद आपको इसका जवाब दूंगा। ठीक है? इन चारों में सही कौन सा है, इसको आपको सोचना है। 30 सेकंड का समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन आपके सामने है। 30 सेकंड कंप्लीट हो रहे हैं, और ये 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। मैं इसका जवाब आप लोग को बता रहा हूँ। इसका सही जवाब है 0। इसका सही जवाब है 0। क्यों? रीजन इसका क्या है कि जिस वक्त बॉय या लड़का छत से 10 किलो का वजन लेके नीचे की तरफ कूदेगा, उस तरफ उस समय पर कूदने पर जो लड़का है उसका भी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, और ये जो वस्तु है जिसको उसने सर पे रखा है उसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जी के बराबर होगा। क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए उसको अपने सर पर कुछ भी रखा हुआ महसूस ही नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों से जब पूछूंगा, उस वक्त भी मैं आप लोगों को ठीक इसी तरह 30 सेकंड का समय दूंगा, और 30 सेकंड के समय में आप लोगों को अपने से इसका आंसर सोचना है कि वो क्या हो सकता है, और फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताऊंगा। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने। मोशन ऑफ ए बॉल मोशन ऑफ ए बॉल motion of a ball stops after some time on this condition. After some time on this condition, principle of conservation of momentum applicable or not? ये प्रश्न आपके सामने है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर मैंने आप लोगों को रॉकेट प्रोपल्शन का सिद्धांत, रॉकेट प्रोपल्शन किस पर डिपेंड है, रॉकेट अगर अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। रिकॉइल ऑफ द गन, अगर आप बंदूक चलाते हैं तो बंदूक में झटका आपको पीछे फील होता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अप्लीकेबल एग्जाम्पल है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था ड्यूरिंग द क्लास। आप क्लास के वीडियो को रिपीट जरूर करिएगा, काफी कॉन्सेप्चुअल क्लास थी। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने है, मोशन ऑफ ए बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। एक एक गेंद कुछ समय के पश्चात रुक जाती है, एक गेंद कुछ समय के पश्चात रुक जाती है। यहां पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न आपके सामने है। और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
आप लोगों से इससे आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उसे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, निश्चित नहीं है, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होगा कि नहीं, या लागू होता है, या नहीं लागू होता है, या नन ऑफ द एबव। इनमें से आपका सही जवाब कौन सा होगा? और आपका 30 सेकंड का समय स्टार्ट होता है अब। सोचकर जवाब देना है, सोचकर इसको आप लोगों को समझकर इसका रिप्लाई देना है। यूं ही तुक्का नहीं लगाना है, आर्बिट्रेरी आंसर्स नहीं देने हैं, बी एग्जैक्ट। हमने सोचा, हमें लगा, इस तरीके के जवाब नहीं होने चाहिए। हमें मालूम है इसलिए इसका ये जवाब है, ये इसका सही रिप्लाई होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड का समय आपका पूरा होने वाला है और आपका समय कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ इसका सही आंसर, कि यहाँ पर क्या है कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो इस केस में लागू नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहाँ लागू क्यों नहीं होता है, यही इसकी खास बात है। तो जब हमने आपको संवेग की डेफिनेशन बताई थी और संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताया था, तो वहां मैंने आपको ये बताया था कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत केवल एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो और कोई वस्तु या कोई गेंद कुछ समय पश्चात रुक जाती है, मान लीजिए कोई गेंद है, ये लुढ़कते हुए जा रही है, कुछ समय पश्चात रुक गई, तो जाहिर सी बात है कि इस गेंद पर कोई बाह्य बल काम किया है, इसी वजह से गेंद रुक गई। और अगर कोई बाह्य बल आपको नहीं दिख रहा है तो कुछ समय बाद रुक रही है, तो फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है। फ्रिक्शन एक प्रकार का क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत की जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज acting on that body or that on system, उस सिस्टम पर या उस बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस समय ना लग रहा हो, ये आपकी बेसिक कंडीशन है। और इस बेसिक कंडीशन के साथ ही आप लोगों को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है। आइए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यह है तीसरा क्वेश्चन। द मेन रीजन बिहाइंड इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी गतिशील वस्तु के जड़त्व का कारण क्या है? ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप लोगों को मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। इनर्शिया आपको बताया था मैंने, इनर्शिया का डेफिनेशन बताया था, काइंड्स ऑफ इनर्शिया बताया था कि इनर्शिया के प्रकार क्या होते हैं, जड़त्व के प्रकार क्या होते हैं, इनर्शिया ड्यू टू मोशन एंड इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। इसके मैंने 5-6 एग्जांपल्स आपको बताए थे जो एग्जामिनेशंस में कभी ना कभी पूछे गए हैं। उस क्लास के वीडियो के जस्ट इसके एक पहले वाली क्लास है, उसको आप रिपीट करके और वीडियो को फॉरवर्ड करके इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप लोग उसको रिपीटिशन उसका जल्दी करिए ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहें। और आगे की क्लास मेरी और भी फास्ट स्पीड में होंगी, क्योंकि मैं पहले आप लोगों से एक कम्युनिकेशन जो गैप है हमारे और आपके बीच का, अभी आप मुझे समझ रहे हैं और मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ। इस कम्युनिकेशन गैप को 2-3-4 क्लास में कोई भी टीचर कंप्लीट कर लेता है, तो सेम उसी तरीके से मैंने भी कंप्लीट कर लिया है। और कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन सिस्टम जो मेरा है, मेरा बोलने का जो तरीका है, मेरे हाथ को गेस्चर का जो हमारा मेथड है, जो हमारा बताने का मेथड है, जो हम किस प्रकार से किसी पॉइंट पे एम्फेसाइज करते हैं, किसी पॉइंट को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहते हैं, तो किसी भी टीचर की एक पर्टिकुलर मेथड होता है, उसको समझने के बाद हम ज़्यादा स्पीड में या ज़्यादा स्लो अपने आप को घटा बढ़ा सकते हैं अपनी स्पीड को। ठीक है? तो इस क्लास के साथ ही
हम लोग यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं कि आपको मेरी स्टाइल ऑफ टीचिंग पता चल चुकी है, और इसके बाद हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होगी, और न्यूमेरिकल्स और जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या भी थोड़ी बढ़ा देंगे, और वो बताने का हमारा मेथड यही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। द मेन रीजन बिहाइंड द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, इसके पीछे मेन कारण क्या होता है? तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, केवल द्रव्यमान ओनली वेलोसिटी, या केवल वेग, वेग द्रव्यमान दोनों, बोथ मास एंड वेलोसिटी, एंड मास एंड वेलोसिटी, और यहाँ है नन ऑफ दीज। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। रिप्लाई अब दीजिए। उम्मीद करता हूँ 30 सेकंड में आप सही रिप्लाई देंगे। 30 सेकंड का समय आपका स्टार्ट हो चुका है। टाइम अप गाइस, आपका 30 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। अब मैं इसका आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। इसका होगा, सही आंसर इसका होगा केवल द्रव्यमान। यहाँ पे एम ए डबल डी लिख गया है, इसको आप एम ए डबल एस करेक्ट कर लीजिएगा या करेक्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मेन रीजन बिहाइंड द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ओनली मास। यहाँ पर आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट मूविंग है तो हो सकता है वेलोसिटी भी उसका एक फैक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनर्शिया केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये एक थ्योरम है जिसको आपको बताएं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ये फिजिक्स का स्टेटमेंट है, इसकी एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं आप लोगों को एक क्लास में बता चुका हूं। और ये कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन जो आपकी है ये थोड़ी लंबी है, क्लास के हिसाब से उसका टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान आप लोगों को मेन फैक्ट इसका मैंने बता दिया। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, नॉट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जनरली ये चीज फील होती है कि वस्तु मूविंग है तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनर्शिया होना चाहिए। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, नॉट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आइए इसके आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आपके सामने है, इसका रिप्लाई आपको देना है। पहले मैं प्रश्न आप लोगों को समझा दूं। प्रश्न है, व्हेन ए बॉडी नॉट इन मोशन, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में नहीं है या जब कोई वस्तु स्थिर होती है, सॉरी, व्हेन ए बॉडी नॉट इन मोशन, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में नहीं है या जब कोई वस्तु स्थिर होती है, हिंदी एक ही बात हो गई इसकी। जब कोई वस्तु स्थिर होती है या कोई बॉडी मोशन की अवस्था में नहीं है, तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? नो फोर्स एक्टिंग, इस वस्तु पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, क्या यह निष्कर्ष निकलता है? या इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, क्या यह निष्कर्ष निकल रहा है? या ऑब्जेक्ट इज इन वैक्यूम, कि ऑब्जेक्ट जो है वो निर्वात में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, इसका ये मतलब है? या इसका ये मतलब है कि फ्रिक्शन इज हाई? इन चारों में से फ्रिक्शन इज हाई, या घर्षण बहुत ज्यादा है, इससे इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा इस कंडीशन के लिए, जब कोई वस्तु स्थिर होती है तब, या व्हेन ए बॉडी नॉट इन मोशन देन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसको मैं सोचने के लिए आप लोगों को समय दे रहा हूं, 30 सेकंड का, और सोच समझ के आप लोग इसका रिप्लाई दीजिए। रिप्लाई ईमानदारी से दीजिए, स्वयं को दीजिए, गूगल मत करिए, किसी बुक से देखने की कोशिश मत करिए, अपने आप को रिप्लाई दीजिए। और अगर आप सच हैं और सही हैं तो आप इसके लिए खुश हो सकते हैं, अगर आप गलत हैं तो और भी खुश हो सकते हैं क्योंकि आपको सही होने का मौका मिल रहा है। When a body not in motion, 30 सेकंड आप लोगों का पूरा होने वाला है।
और ये 30 सेकंड आप लोग का पूरा हो गया। इसका कंडीशन व्हेन अ बॉडी नॉट इन मोशन, तो इसमें लिखा है नो फोर्स एक्टिंग, इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो अगर कोई वस्तु मोशन में नहीं है, कोई फोर्स इस पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका भार mg और उस mg का रिजल्टेंट फोर्स r, वो तो इस पे काम कर ही रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, नो फोर्स एक्टिंग। दूसरा ऑप्शन है रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, परिणामी बल शून्य है। तो अगर ये वस्तु स्थिर अवस्था में रखी है इस प्रकार से, सेकंड ऑप्शन के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। ये वस्तु हमारी क्या है, इसका क्या है, मोशन में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास निष्कर्ष देखिए क्या निकल रहा है, इसका भार mg नीचे काम कर रहा है, रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है। इस वस्तु पर एक बल F इधर से काम कर रहा है, दूसरा बल F भी इधर से काम कर रहा है। कंडीशन हमने ये वाली क्रिएट करी, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो इधर से F बल काम कर रहा है, इधर से F बल काम कर रहा है, इसका मतलब एक बल F इसे दाहिनी तरफ ढकेल रहा है, दूसरा बल F इसे बाईं तरफ ढकेल रहा है, तो F माइनस F क्या हो गया, जीरो। दोनों बलों का जो परिणामी है या दोनों बलों का जो रिजल्टेंट है वो हो गया जीरो। और उसी तरह से mg का रिजल्टेंट r है, तो r और mg एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, या इसका हम लोग ये निकाल लें r माइनस mg बराबर जीरो। r और mg एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, और r और mg एक दूसरे को बैलेंस करते ही r माइनस mg बराबर जीरो। तो यहाँ पर रिजल्टेंट दोनों ही डायरेक्शन में जीरो हो रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही होने की पूरी संभावना है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग निर्णय पे ये पहुंचे कि दूसरा ऑप्शन सही है। ऑब्जेक्ट इज इन वैक्यूम, वस्तु निर्वात में है। तो कोई वस्तु मोशन में है कि नहीं, इससे निर्वात का कोई रिलेशन नहीं है। वस्तु निर्वात में भी मूव कर सकती है, निर्वात में भी उस पर फोर्सेस लग सकते हैं। तो तीसरे ऑप्शन एक इररिलेवेंट प्रकार का ऑप्शन है, जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। फ्रिक्शन इज वेरी हाई, यहाँ पर किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाएं और वस्तु स्थिर है तो फ्रिक्शन बहुत अधिक है। ये भी एक इररिलेवेंट ऑप्शन है कि अगर आप बल का मान बढ़ा देंगे तो वस्तु मूव तो करने ही लगेगी। इसलिए फ्रिक्शन के अधिक होने से वो स्थिर है, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन के अधिक हो, क्योंकि बल का मान बढ़ाने पर फ्रिक्शन के ऊपर बल अगर निकल जाए तो वो मूव वस्तु करने लगेगी। तो आपके पास डी वाला भी इररिलेवेंट ऑप्शन है। मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन इज रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं इसके आगे अगले प्रश्न पे, पांचवें प्रश्न पे। When a bus turns suddenly, the passenger fall outside due to, एक बस अचानक से क्या होती है, मुड़ती है, तो पैसेंजर जो है बाहर की तरफ, कोई बस अचानक मुड़ती है तब यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है आउटसाइड पुश, दूसरा ऑप्शन है इनर्शिया, तीसरा ऑप्शन है जड़त चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन है चेंज इन एक्सीलरेशन, त्वरण परिवर्तन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग के सामने ये प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से फिर से एक बार देखिए, देखने के बाद 30 सेकंड का समय लीजिए और इसका रिप्लाई करिए। तो मैं आप लोगों को 30 सेकंड समय देता हूं, और ये समय आपका स्टार्ट होता है अब। आप लोगों का 30 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। इसका सही जवाब है बी, इनर्शिया। और ऑप्शंस पे हम लोग जिक्र कर लेते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। आउटसाइड पुश, बाहर की ओर लगने वाला धक्का। आउटसाइड पुश नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको पुश करके बाहर की ओर धक्का नहीं दे रहा है, इसलिए आउटसाइड पुश गलत हो गया। चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन तभी होगा जब किसी निकाय में बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो। और दूसरे नंबर पे
जब आपकी दिशा भी परिवर्तित साथ में हो रही हो, संवेग परिवर्तन भी यहाँ पर इर्रेलेवेंट है और चेंज इन एक्सेलरेशन भी एक इर्रेलेवेंट ऑप्शन है, क्योंकि वस्तु कोई भी बस आपकी टर्न कर रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है, वो आपका उसके एक्सेलरेशन में बदलाव होगा या नहीं होगा, इसकी कैलकुलेशन हम लोग एग्ज़ैक्टली ये नहीं कह सकते कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इनर्शिया डेफ़िनिटली कह सकते हैं कि इनर्शिया इन द मोशन, जब आप लोग इसके पहले सेकंड लेक्चर में जाएँगे, तो वहाँ आप लोग को मिलेगा कि इनर्शिया इन द मोशन के समय मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह स्थिर अवस्था में बैठा है और बस अचानक से स्टार्ट कर दे, तो वो पीछे की तरफ झुक जाता है, और अगर वो बस के साथ चल रहा है और बस अचानक से रुक जाए, तो व्यक्ति आगे की तरफ मुड़ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर है, इनर्शिया इसका सही जवाब होगा। व्हेन ए बस टर्न सडनली द पैसेंजर फॉल्स आउटसाइड ड्यू टू इनर्शिया। अब आते हैं इस पर अगले प्रश्न पे, छठवें प्रश्न पे। अब छठवें प्रश्न का जवाब आपको देना है। इसका जवाब भी आपको 30 सेकंड में सोच कर देना है, रिप्लाई इसका। छठवें प्रश्न पे आते हैं। छठवां प्रश्न आपके सामने है। ए मास m is in stable position, a force F implemented on it, it will acquire velocity v, then the value of kinetic energy। यहाँ केवल मैंने आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी और उनके बीच का रिलेशन, टोटल एनर्जी, और उस पर एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल और फेमस है, जगह जगह पूछा जाता है, वो मैंने आप लोगों को कराया था। तो इसका रिप्लाई आपको देना है। यहाँ पे m को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये m यहाँ पर नहीं होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर और 1/3 mv स्क्वायर। फॉर्मूले के अनुसार सीधे सीधे इसका रिप्लाई होगा हाफ mv स्क्वायर। यही आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, इफ द ऑब्जेक्ट, सातवां प्रश्न आपके सामने है कि अगर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, काइनेटिक एनर्जी k एंड मोमेंटम p, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, काइनेटिक एनर्जी k है, मोमेंटम p है, द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम p इज। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है, वो हमको यहाँ पर बताना है। p बाई एम बराबर k, अगला ऑप्शन है, अगला है आपके सामने p स्क्वायर बाई एम बराबर के, या पी स्क्वायर बाई 2m बराबर के, या p बाई 2m बराबर के। ये आपका ऑप्शन है। आइए इसको देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 हाफ mv स्क्वायर, और ये रिलेशन मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। क्लास रिपीट करेंगे, पुराना यूट्यूब वीडियो जाइए, उसको रिपीट करिए, तो आप लोगों को मिल जाएगा हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p का टर्म का इस्तेमाल हुआ है चारों ही ऑप्शन में। इसका मतलब कि हमको मोमेंटम का टर्म गायब नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ m का गुणा ऊपर कर दीजिए और m का ही गुणा नीचे कर दीजिए। तो किसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो वो बात वही हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ऊपर क्या मिलेगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, नीचे क्या मिलेगा, केवल m का गुणा करने से ये वाला m और इससे मिलके क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। m इंटू एम इक्वल बराबर m स्क्वायर। तो हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। और यहाँ पर mv को आप एक साथ क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं p। mv बराबर p होता है, या इसको लिख सकते हैं आप mv का होल स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, mv का होल स्क्वायर अपॉन m। और यहाँ पर mv को क्या लिख सकते हैं, p। तो ये हो जाएगा 1/2 p स्क्वायर बाई m, या इसको और शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2m। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। ये उसका हो गया सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं इस पर अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये सारे ही प्रश्न आप लोगों के उन 3 दिनों के लेक्चर्स पर आधारित हैं, जो अभी पिछले 3 दिनों से आपके यूट्यूब पर डाले गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कलेक्शन है ये। इसको आप लोग देखते जाइए, और ऐसे ही थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव कलेक्शन करते करते एक बहुत बड़ा सागर आपके सामने भर जाएगा, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा चीजों को सीख जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
ए पार्टिकल एट रेस्ट डिवाइड्स into two parts m1 and m2 moves with the two different velocities v1 and v2 the ratio of kinetic energies काइनेटिक एनर्जी के दो अलग अलग मान यहाँ पर पूछे गए हैं। एक पार्टिकल है, इस विराम अवस्था में एक कण m1 m2 द्रव्यमान में विभक्त होकर स्थिर अवस्था से एक कण m1 m2 मास में अलग अलग होकर v1 v2 वेग से चलता है, तो इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों को बताना। तो इसका आप लोगों को सही जवाब देना है। आपके सामने 30 सेकंड का समय है और वो समय आपका स्टार्ट होता है अब। तीस सेकंड आपका पूरा हो चुका है। अब इसका मैं आप लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी है इसके अंतर्गत, आप इसको देखिए। अभी आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और संवेग का रिलेशन निकाला था p²/2m बराबर k। अब देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका सही रिप्लाई आप लोग को देना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पार्टिकल एट द रेस्ट, पार्टिकल शुरुआत में रेस्ट में था। इसका मतलब कि कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसका शुरुआती संवेग कितना हो गया, 0। p का मान क्या हो गया जब वो विराम अवस्था में है, p एट रेस्ट मतलब मोमेंटम एट रेस्ट इज 0। और अगर पार्टिकल दो हिस्सों में बट रहा है m1 और m2 में, इसका मतलब m1 में जितना मोमेंटम जाएगा उतना ही मोमेंटम m2 में भी पैदा होगा, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि जब बाह्य बल ना हो, नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट ऑन ए सिस्टम, देन अगर वो सिस्टम दो हिस्सों में टूट रहा है, जैसे बंदूक के अंदर से गोली बाहर निकल रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पर मौजूद नहीं है, उस केस में जितना संवेग गोली के अंदर होगा उतना ही संवेग उस बंदूक के अंदर आएगा। हालांकि दोनों के वेलोसिटीज में अंतर होगा क्योंकि दोनों के द्रव्यमान में अंतर है, लेकिन संवेग का टोटल मान क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर क्या है कि आफ्टर पी एट रेस्ट मतलब संवेग का मान रेस्ट में क्या है, 0, एंड p at the time of p at the time of किस समय पर, at the time of division, divided into two parts है ना, in the time of division, बढ़ते वक्त जब पार्टिकल दो हिस्सों में टूटा, उस समय पर हमारे पास जो संवेग हमारा पहले पार्टिकल का होगा वही संवेग हमारा दूसरे पार्टिकल का भी होगा। p1 बराबर p2, फर्स्ट पार्टिकल का संवेग बराबर सेकंड पार्टिकल का संवेग, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि संवेग जो है वो संरक्षित होगा, वो शून्य के इक्वल होगा। या यहाँ पर ये बोल सकते हैं p1 माइनस p2 बराबर 0 या p1 बराबर p2, दोनों ही तरीके से संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इस स्टेटमेंट को लिखा गया है। तो आइए दोनों ही संवेग को आपस में इक्वल कर देते हैं और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहले पार्टिकल के लिए मैं लिख रहा हूँ k1 बराबर, फॉर्मूला क्या है, p²/2m बराबर k। तो यहाँ हो गया p1² अपॉन 2m1, और यहाँ निकालना क्या है, k1/k2, तो k2 से भाग कर दीजिए। तो जैसे आप लोगों ने k1 का मान लिखा है p1²/2m, तो k2 का मान जैसे ही आप p2²/2m2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, p2² तो नीचे हो जाएगा और 2m2 ऊपर चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोगों को पता होगा। और p1 बराबर अगर p2 है तो p1² और p2² तो आपस में बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, 2 से 2 कट गया, क्या मिला, m2/m1। मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो था वो उनके द्रव्यमान के उल्टे के क्या हो गया, बराबर प्राप्त हुआ, m2/m1। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विच इज m2/m1। कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स
then the momentum is conserved in that system. ठीक है, at that point you will get this answer, k1 by k2 equal to m2 upon m1। बातें इस पर 9वें क्वेश्चन पे। weight of a object appears less than when lift is going less। weight of a object appears less when lift is going। किसी वस्तु का भार कम प्रतीत होगा यदि लिफ्ट, अब लिफ्ट की चारों कंडीशन दी है, गोइंग डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग से नीचे जा रही है, गोइंग अपवर्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग से ऊपर जा रही है, गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन, त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, गोइंग अपवर्ड विद रिटार्डेशन या मंदन, मंदम नहीं है, मंदन के साथ ऊपर जा रही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा लिफ्ट के केस में? इस पर भी मैंने आपको वेटलेसनेस के बारे में बताया है, भारहीनता लिफ्ट में जब आती है तो उस केस में क्या किस तरीके से भारहीनता फील होती है। तो ये आप लोगों को इसका रिप्लाई देना है एक बार में सही सही, और नहीं भी दे पाएंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पर सही आंसर उसका जानेंगे। तो आप लोगों का 30 सेकंड स्टार्ट होता है अब। तीस सेकंड पूरे हो चुके हैं, अब इसका रिप्लाई मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस कंफ्यूज करके दिए हुए हैं, आपको बताऊं। वस्तु का भार कम प्रतीत होगा यदि लिफ्ट, आप लोग को मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है तो उसे अपना भार ज्यादा फील होगा, और अगर कोई व्यक्ति नीचे की तरफ जाता है तो उसे अपना भार कम फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्ति को अपना भार कम प्रतीत होगा यदि लिफ्ट, पहला ऑप्शन है लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही है। यदि वेग एक समान है तो एक्सेलरेशन तो पैदा होगा ही नहीं। जब भी कोई लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही है तो यहाँ पर भी लिफ्ट का वेग v था और थोड़ी दूर बाद भी लिफ्ट का वेग v है। दोनों ही केस में अगर लिफ्ट का वेग दोनों ही पॉइंट पर v है तो एक्सेलरेशन तो जीरो आ गया, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस होता है उसको समय से भाग करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन तो जीरो आ गया। तो एक समान वेग दोनों ही ऑप्शन में इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो वेट ज्यादा या कम होने की बात ही नहीं होती। अब आते हैं इस पर कि गोइंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन, अगर व्यक्ति ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो उसे अपना भार ज्यादा फील होगा। व्यक्ति का भार कितना हो जाता है, एक्सेलरेशन जितना से जा रहा है वो इसमें आकर ग्रेविटेशनल में आके क्या हो जाता है, जुड़ हो जाता है, जी प्लस ए के बराबर फील होता है। अगला दिया हुआ है कि व्यक्ति अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विद रिटार्डेशन, मतलब मंदन। रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन हम माइनस ए से लिखते हैं, ए से नहीं लिखते हैं। तो अगर इसको माइनस ए से लिख देंगे तो रिटार्डेशन के केस में आपको क्या फील होगा, रिटार्डेशन मतलब रिटार्डेशन का आर लेकर हमने यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू आर, तो मास इंटू माइनस ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। यहाँ एक की जगह क्या रखा गया, माइनस है, तो क्या हो गया जी माइनस है। मतलब यहाँ पर आपको मास क्या है, मतलब वेट क्या है आपको कम फील हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर हो गया 9वें का सही ऑप्शन डी ऑप्शन, ड्यूरिंग रिटार्डेशन आपको ये फील होगा, रिटार्डेशन के समय आपको वेट कम फील होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स है, ए आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग को बताओ इसका सही आंसर। 10 केजी वाले इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो ए है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 200 न्यूटन का 20 केजी के वस्तु पर। बीच में क्या लगी हुई है, ये स्प्रिंग है। ये क्या है, स्प्रिंग है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 केजी ऑब्जेक्ट, 20 केजी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या है, इस वाले छोटे गोले का मास कितना है, 10 केजी, एक्सेलरेशन कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वाले का हम लोग अगर वेट फोर्स कैलकुलेट करें तो एफ बराबर, एफ किसका, छोटे वाले का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10 केजी, एक्सेलरेशन कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 120 न्यूटन। मतलब 120 न्यूटन के बल से इसे इस तरफ खींचा जा रहा है। तो स्प्रिंग 120 न्यूटन का बल इसको यहाँ तक ट्रांसफर करेगी और ये इस तरफ 120 न्यूटन का बल यहाँ पर भी काम करने लगेगा। तो आते हैं इस वस्तु पर कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना पैदा हो जाएगा, क्योंकि 200 न्यूटन का बल तो हम इधर लगा ही रहे हैं। तो रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट 200 न्यूटन में क्या घटा देंगे, 120 न्यूटन, तो कितना मिलेगा 80 न्यूटन का बल। 200 में 120 घटा देंगे तो 80 न्यूटन का बल आपको प्राप्त हो जाएगा। और 80 न्यूटन के बल से अगर इसको खींचा जाए इस तरफ तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। 80 इक्वल टू, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F बराबर कितना प्राप्त हुआ आपको, 80। और ये किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 20 गुणे 20 हो गया इसका मास, इनटू एक्सेलरेशन हो गया A। तो A का मान हो जाएगा, या A की वैल्यू हो जाएगी 80/20। कितना मिलेगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 24 या 80। तो यहाँ पर क्या मिला, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द राइट आंसर। इट्स ए स्मॉल न्यूमेरिकल। एंड यहाँ पर बस टेक्निकलिटी ये थी कि कई बार ये ऐसा लगेगा कि खींचने पर स्प्रिंग खींचेगी और स्प्रिंग वापस इसे अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन अगर स्प्रिंग आगे जाकर किसी और वेट से बंधी है तो इस बल को यहाँ तक वो ट्रांसफर कर देगी। यही टेक्निकलिटी थी और इसकी वजह से कई बार इसका आंसर लोग गलत भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर सही कैलकुलेशन होकर आपको बताया गया है कि सही आंसर क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। इस छोटे से कॉन्सेप्ट सीरीज का आपका एक लास्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर पर। पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि इफ द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट increased by 0.01%, then its kinetic energy increased by। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर 0.01% बढ़ा दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी बढ़ जाएगी। यहाँ पर स्पीड की बात करी गई है और जाहिर सी बात है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। दिमाग में ये आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी से जुड़ी हुई है, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू की बात करी जा रही है 0.01% से, मतलब आंकिक मानों की बात करी जा रही है। और स्पीड और वेलोसिटी एक तरीके से सेम हो सकते हैं अगर चली गई दूरी और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो चली गई दूरी डिस्प्लेसमेंट को इक्वल मानते हुए ये क्वेश्चन आपका क्रिएट किया गया होगा, क्योंकि यहाँ स्पीड को इससे पूछा गया और कहीं पर भी ऑप्शन में ऐसा कोई रिप्लाई नहीं लिखा है कि स्पीड और काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन ही नहीं होता, बट वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको हम लोग वेलोसिटी के टर्म में ही कैलकुलेट कर देंगे। इसमें क्या हो गया, हाफ mv², ये इसका फॉर्मूला होता है। और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी बढ़ाई जा रही है, 0.01%। मतलब कि अगर v को 0.01% बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा, v प्लस पॉइंट v प्लस इंटू 0.01, इससे गुणा कर दिया गया तो आपको मिल गया 1.01 v के बराबर। ये आपकी नई वेलोसिटी इस प्रकार से हो जाएगी। और यहाँ पर क्या लिखा है, v², तो हम क्या करेंगे,
K बराबर हाफ मास V की जगह क्या लिखने वाले हैं 1.01 इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई 1.01 इंटू वी। ठीक है, तो 1.2 मास और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.01 का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर। 1.01 का स्क्वायर निकाल लीजिए, ये बहुत छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 1.01 गुणे 1.01, ये हो जाएगा 101 0 0 0, फिर से हो जाएगा 101, जोड़ दीजिए 1 0 1 1 2 0 1, 4 अंक के बाद दशमलव लगाइए 1.02। अप्रोक्सीमेशन हमने किया 1.02, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू 1.02 वी स्क्वायर, तो 1.02 हो गया। अब यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर था, अभी कितना हो गया 1/2 m 1.02 का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। तो मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे कि 1.02, ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली है इस वाले में इस वाले को लाके घटा देंगे, तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ लिखा है 1m 1/2 m इंटू 1 वी स्क्वायर, चाहे इसको वी स्क्वायर बोलिए चाहे 1 वी स्क्वायर बोलिए, बात एक ही है। यहाँ पर क्या लिखा है 1.02 वी स्क्वायर, तो ये और ये में डिफरेंस कितना है, केवल इतने का 0.02। 0.02 अगर इसमें से घटा देंगे तो यही मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सही जवाब 0.02%। मतलब वेलोसिटी अगर या स्पीड 0.01% बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी 0.02% आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्टिव छोटे से थे कुछ जो खत्म हुए, जो आप लोग के पिछले 3 दिनों के लेक्चर्स पर आधारित थे, और आगे एक ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग और करेंगे जिसमें और भी ज़्यादा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें और जो आगे मैं लेक्चर्स लूँगा जिसमें हम लोग फ्रिक्शन के कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पुलीस के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन इन ए स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके भी न्यूमेरिकल वहाँ पर हमारे कंप्लीट होंगे, और वहाँ पे इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के धीरे धीरे कलेक्शंस बढ़ते जाएंगे, उनको आप लोग पढ़ते जाइए, रिपीट करते जाइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले तक काफ़ी अच्छी स्थिति में होगी और आप बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। इसी मैसेज के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करता हूँ। ओके, थैंक यू।